रात। मंडे मॉर्निंग आपको वेलकम करना चाहूँगी मॉर्निंग विद जुगन में। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारी कोशिश होती है एट मॉर्निंग विद जुगन कि हम वो बातें करें जो आपके दिल को भी जाके लगें, इन्फॉर्मेशन भी दें, एंटरटेनमेंट भी हो, एक कॉम्बिनेशन के साथ हम बातचीत को लेके चलें। आज स्पेसिफिकली मंडे मॉर्निंग हम जा रहे थे कि मोटिवेशनल बातें आपसे करें और थोड़ा सा आपको इस बात से मतलब इस बात का रिमाइंडर भी दें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रब का बड़ा ख़ास करम होता है और वो उस बेनिफिट और उस पॉजिटिविटी और उन प्लस पॉइंट्स का फ़ायदा उठाते हैं और दूसरे लोगों के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे वक्त से गुजर भी रहे होते हैं लेकिन वो दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। देन ऐसे लोग होते हैं जो टफ़ टाइम से गुजरते हैं लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ते, हिम्मत नहीं हारते। और फिर ऐसे लोग होते हैं जो ज़रा सा मुश्किल वक्त आए तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और वो बिल्कुल गिव अप कर जाते हैं। व्यूअर्स, अच्छा बुरा वक्त हर इंसान पे आता है, गारंटी ज़िंदगी में किसी चीज़ की नहीं होती। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल करोड़पति अरबपति लोग जिनके पास वक्त के साथ हालात की वजह से कुछ भी नहीं रहा और वो बहुत डिप्रेशन का शिकार हो गए और उन्होंने लाइफ में गिव अप कर दिया। ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनकी लिटरली जो अंग्रेज़ी में कहते हैं रैग्स टू रिचेस की स्टोरी, कि कुछ भी नहीं था और छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कर करके दाना दाना, वो जिस तरह कहते हैं ना चिड़िया एक एक कतरा पानी का जो है वो कलेक्ट करके एक प्रॉपर तरीका भी बना सकती है। एंड इट्स ट्रू, दीज आर ऑल फैक्ट्स। हम जिंदगी में जितना एफर्ट करना चाहें हम कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे पता है व्यूअर्स अभी लोग देख रहे होंगे और कहेंगे हाँ मॉर्निंग शो होस्ट करती है, इसकी अपनी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट होगी, इसको क्या पता कि टफ़ टाइम का मतलब क्या है। लेकिन व्यूअर्स, मैं अपने हिस्से के भी टफ़ टाइम से गुजर चुकी हूँ। हर इंसान गुजरता है। कुछ लोग हैं जिनकी सिचुएशन ज़रा पब्लिक हो जाती है और कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है जो ढकी छुपी रहती है। हमने कोशिश ये करनी है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, जितना हो सके लोगों के लिए पॉजिटिविटी का बायस बने। इस प्लेटफॉर्म, इस फोरम को कोशिश हम यही करते हैं कि एक अच्छे और पॉजिटिव काम के लिए यूज़ करें। आज आपको कुछ मोटिवेशनल लोगों से हम रूबरू करेंगे, फ़ेस टू फेस करेंगे। आप उनसे बातचीत भी कीजिए, आपको भी मौका देंगे उनसे बातचीत करने का, हम भी उनसे बातचीत करेंगे। अगर आप लाइव कॉल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। बट जिस पर्सनैलिटी को फोकस में रखते हुए हम बात करेंगे वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके पास ऑप्शंस थे कि वो ग्लैमर, फन, दूसरी चीज़ों की तरफ जा सकते थे, लेकिन मीडिया में उन्होंने अगर कदम रखा है तो बड़े पॉजिटिव और मोटिवेशनल काम के लिए रखा है। सो वो पर्सनैलिटी हमें कनेक्ट कर रहे हैं वेरियस लोगों से और उनसे सबसे पहले हम ये ज़रूर जानेंगे कि उनका इस तरफ रुझान कैसे हुआ। उन लोगों को ढूंढना जो टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं या कुछ फ़र्क कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, हीरो वो नहीं होता जो मतलब हम स्क्रीन पे देखते हैं। हम अक्सर हीरोज़ देखते हैं मूवीज़ के अंदर, ड्रामों के अंदर कि हाँ हीरो। एक्चुअली हीरो वो होता है जो अपने हालात और सिचुएशन के बावजूद, चाहे वो कितने भी बुरे हों, अपने पैरों पे किसी न किसी तरह खड़ा हो जाता है या हो जाती है। सो आज हीरो एंड हीरोइन से हम आपकी मुलाकात कराएंगे और ऐसे शख्स के थ्रू कराएंगे जो खुद मेरी नज़र में एक बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत बड़े बाप के एक बहुत ही ब्रिलियंट बेटे हैं। बट वो कौन है उनसे तो हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। किचन की तरफ चलते हैं। शेफ़ मेहजबीन हमारे साथ हैं, वो भी इन हर ओन राइट एक हीरो ही है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जुगन? बिल्कुल ठीक, आहिस्ता आहिस्ता टांग रिकवर कर रही है, खरामा लमक के। आप बताइए कि आप ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मंडे मॉर्निंग है जी, क्या बनाने जा रही हैं? जुगन आज हम बना रहे हैं चने का पुलाव। इसके साथ मैं एक वेजिटेबल रायता भी जो है वो सर्व करूँगी। तो न्याज कह लें। व्यूअर्स, जो दिन आजकल चल रहे हैं, मुहर्रम हराम है, आज 7 मुहर्रम है, तो एहतरामन हम कोशिश कर रहे हैं कि
अपने प्रोग्राम को भी ज़रा धीमे अंदाज से लेके चलें, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दें, गाइडेंस भी दें और ज़्यादा अपने प्रोग्राम को इन्फॉर्मेटिव की तरफ रखें। एंटरटेनमेंट तो होती ही रहती है, बट ऑब्वियसली रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड के साथ हर चीज़ को लेके चलना चाहिए। तो अगर रेसिपी की तरफ हम आ जाए। बिल्कुल जुगन, हम चने का जो पुलाव बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम 1 अदद या 2 अदद प्याज लेंगे, उसको फ्राई कर लेंगे ऑयल या घी में। उसके बाद साबुत गरम मसाला उसमें साथ ही सौते करेंगे, लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद चने ऑलरेडी आपने ओवरनाइट भिगो के उनको बॉईल कर लेना कि वो अच्छे से गल जाएँ। उसके बाद आप इसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करके तमाम स्पाइसेस जितने आपको नमक मिर्च पसंद हो आप हस्बे जायका वो शामिल करेंगे। बॉईल किए हुए चने शामिल करेंगे दही के साथ थोड़ी भुनाई करके, और इसमें हम उतना पानी डालेंगे जितने हमारे पास चावल हैं उससे डबल पानी डालेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। दम लगाने से पहले हम पुदीने के कुछ पत्ते शामिल करेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे। और जो रायता है सिंपली उसमें आप खीरा चॉप करके डाल दें, दही में नमक, काली मिर्च और ज़ीरा। और कोशिश करें अगर ज़ीरा हम थोड़ा सा रोस्ट करके भून के डाल देंगे तो उसका वो फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। बंद गोभी चॉप करके और प्याज चॉप करके शामिल करेंगे और इसको हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। और अगर आपको थोड़े स्पाइसी पसंद हो तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून अचार के भी शामिल कर देंगे तो वो आपका अचारी चना पुलाव रेडी हो जाएगा। बिल्कुल। और चना पुलाव के बारे में ये ज़रूर आपके साथ भी शेयर करूँगी। यूजुअली मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आप ग्रेन्स लें उसके साथ कोई ना कोई प्रोटीन ज़रूर लें। तो जो सफ़ेद चने होते हैं, चनों में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की मिकदार होती है। तो आप अगर चने चावल और साथ में योगर्ट का रायता ले लें तो आपके काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर आपका प्रोटीन भी आ जाता है, आपके कार्ब्स भी आ जाते हैं और उसके साथ साथ जब उसके अंदर सब्जियां वगैरह डलती हैं तो विटामिन्स एंड मिनरल्स भी आ जाते हैं। चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। व्यूअर्स, इसी नोट पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात होगी जो हर किस्म की कहानी को कवर कर लेते हैं, चाहे किसी की मोटिवेशनल स्टोरी हो या फिर किसी क्रिमिनल को पकड़ना हो। एक बहुत ही अमेजिंग यंग मैन जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में बहुत नाम कमाया है और बाय द वे करंटली उर्दू पॉइंट पे एज एंकर पर्सन काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट, और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड है, लेकिन वो हम शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आपकी मैं मुलाकात कराने जा रही हूँ एक सोशल एक्टिविस्ट से, एक बहुत ही डेयरिंग पर्सनैलिटी से, एक ऐसे एंकर पर्सन से, जर्नलिस्ट से जो लाइक आई सेड बिफोर द ब्रेक एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। इनके फादर एक 20 ग्रेड रिटायर्ड टीचर, कॉलेजेस में भी पढ़ा चुके हैं, वेरियस डिफरेंट पोस्ट भी होल्ड कर चुके हैं। एक टीचर का बेटा सोशल एक्टिविज्म की तरफ कैसे जाता है, इतनी डेयरिंग पर्सनालिटी कैसे बनता है, इतना नडर कैसे हो जाता है, बिकॉज लिटरली इन्होंने क्रिमिनल्स को भी पकड़ा है। और जब आप किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उनको ना पकड़ पाएं और उनको पता चल जाए कि आप कौन हैं और फिर आपकी ज़िंदगी और आपके इर्द गिर्द के लोगों की भी ज़िंदगी इन डेंजर हो जाती है। इतना ज़्यादा लोगों से प्यार, इतना ज़्यादा इंसाफ से प्यार, ये पर्सनैलिटी है कौन? आइए देखते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं फ़र्रुख शहबाज वड़ैच की, और मैं शहबाज पे इसलिए फ़ोकस कर रही हूँ क्योंकि इनके जो फादर हैं वो शहबाज वड़ैच हैं। ये एक पता नहीं क्यों एक कन्फ्यूजन है इन द मीडिया। आप ऑनलाइन भी सर्च करें अगर फ़र्रुख की तो सबसे पहले यही आता है कि सुहेल वड़ैच के बरखुरदार हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये शहबाज वड़ैच के बेटे हैं और सुहेल साहब के बेटे नहीं हैं। ये मैं बार बार क्लियर कर दूं बिकॉज़ बड़ी दफ़ा ऑनर भी ये बात कही गई है, बल्कि लास्ट टाइम जब मेरी भी फ़र्रुख से मुलाकात हुई थी तो मैं भी इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में थी कि शायद ये सुहेल साहब के बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपने मिसअंडरस्टैंडिंग की बात की, मैंने कहा ये पहले ही मैं एक दफ़ा ऑनर ये बात क्लियर कर दूं और प्लीज़ अपने सोशल मीडिया फोरम्स पे भी फ़र्रुख ये बात क्लियर करो। ये बार बार बात आपके बारे में हर जगह जब भी सर्च करें ना आपकी तो सबसे ज़्यादा यही बात आती है। वो मुझे बताया टेक्निकल टीम ने कि वो फ़र्रुख शहबाज लिखें तो आता है फादर नेम, सबसे ज़्यादा ये सर्च किया गया कि फ़र्रुख शहबाज फादर नेम क्या है। फिर उसके बाद सुहेल वड़ैच सन लोग सर्च करते हैं। एक्चुअली पीपल नो यू एज फ़र्रुख वड़ैच। वो शहबाज बीच में इतना ज़्यादा लोग नहीं डालते, राइट? सो वो उसकी वजह से आई थिंक थोड़ा सा लोग नेचुरली प्रिज्यूम करते हैं। लास्ट ईयर ना मैं और सुहेल साहब और यहाँ से अताउल्लाह कासमी साहब
तलत हुसैन साहब, हम गए थे मस्कत, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहाँ से वापस जब हम एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो लोग हमें रोक के उनको रोकते थे, लोग उनसे पूछते थे आपका बेटा है, ये आपका बेटा है। तो वो उन्होंने बात ऐसे हो ही गई कंफर्म। अच्छा चलिए, अब एक तो हमने ये क्लियर कर दी बात कि ही इज़ नॉट सोहेल बड़ैच, हिज सन सोहेल साहब इज़ अ वंडरफुल मैन, बट ही इज़ नॉट हिज फादर। शहबाज बड़ैच के बरखुदार के बेटे हैं ये, जो एक बहुत ही अकम्पलिश्ड टीचर रह चुके हैं। टीचर तो आप सारी ज़िंदगी ही रहते हैं, और हमेशा कहा जाता है कि आपने अपने टीचर को वही रिस्पेक्ट देनी है जो माँ या बाप को देते हैं। यानी कि अगर आपके कोई टीचर है मेल है तो वो आपके फादर फिगर हैं, अगर फीमेल है तो वो आपकी मदर फिगर हैं, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। लेकिन फादर टीचिंग से वाबस्ता है, मदर हाउसवाइफ। आप इस तरफ कैसे निकल आए? असल में ये कहीं ना आपके फादर से ये चीज़ आती है। मेरे फादर लिखते थे, मैंने भी अपना जो स्टार्ट किया था ना वो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखने से किया था, और मैं राइटर हूँ। मैं अगेन बच्चों की तरफ बच्चों की कहानियों की तरफ है। लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये तुम जो काम कर रहे हो डेयरिंग, ये कहाँ, और बच्चों की कहानियाँ। तो मैं उनको ये कहता हूँ, मैं पहले राइटर हूँ, बाद में फाइटर हूँ, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट किया। मैं तो फाइटर हूँ। मैं फिर अखबारात में लिखा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, बिहाइंड द कैमरा काम किया, प्रोडक्शन वगैरह में भी काम किया। उसके बाद मुझे जब मौका मिला, ख़ास तौर पे 2018 में जनरल इलेक्शन थे, तो मुझे एक चैनल पे काम करने का मौका मिला। उसके बाद गवर्नमेंट आ गई, और गवर्नमेंट के बाद एक सवाल वायरल हुआ, वज़ीर आला पंजाब से किया गया सवाल था, और उस वक्त वज़ीर आला पंजाब के बारे में बहुत से लोग बातें सोच रहे थे कि इनको काम करना नहीं आता, कॉम्पिटेंसी का कोई मसला है। तो वो मेरा आमना सामना हो गया, तो मैंने उनसे वो सवाल पूछ लिया। लोग उनके बारे में कहते थे वो पढ़ लिख नहीं सकते, फाइल नहीं है वो, तो मैंने एग्जैक्टली वो सवाल पूछ लिया। उस वक्त वो बड़ा वायरल हुआ। उसके बाद मेरा फिर डिजिटल मीडिया का सफ़र शुरू हो गया। ठीक है। कुछ पाबंदियाँ लगीं, कुछ ऐसे, तो मुझे जब जैसे ही डिजिटल मीडिया की राह नज़र आई तो मैं उस पर स्विच कर गया। और अब तो इन 3 सालों में चीज़ें इतनी बदल गई, मतलब डिजिटल मीडिया के ऊपर आके मुझे ये लगा कि मीडिया जो ज्वाइन करने का मकसद था ना कि आप कुछ बदलाव ला सकें, तो कंपैरेटिवली कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ा मुश्किल है फरूख। मैं खुद इस चीज़ से अक्सर स्ट्रगल करती हूँ, बीइंग एन एंकर पर्सन। मुझे लोग कहते हैं मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया, मैंने इसीलिए स्टार्ट किया कि बहुत सी ऐसी बातें मैं करना चाहती थी जो टेलीविज़न पे या तो लोगों को पसंद नहीं आती थी, या कहा जाता था कि इसकी रेटिंग कहाँ से आएगी। जी 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 यू नो, तो वो रेटिंग की रट में और एक्सेप्टेबिलिटी की रट में अहम सवाल रह जाते हैं। बहुत सी बातें जो आप कहना चाहते हैं, बहुत सी बातें जो समाज को कहनी चाहिए, हमें कहना चाहिए, हमारे पास मौका मिलता है। तो मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। 3-4 दिन पहले हम दोस्त बैठे हुए थे, तो मेरे दोस्तों ने कहा यार तुम ये काम कहाँ से करना शुरू हो गए, जो आप सवाल कर रही थी ना, इंट्रो में बात कर रही थी। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक दुआ थी जो मैं दुआ करता था खुदा से, वो ये करता था, मैं ऑन एयर फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, मैं दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं तेरी मखलूक के काम आ सकूँ। मुझे लगा कि ये भी 3 दिन पहले मुझे आई कि मुझे लोग पूछते थे आपकी कामयाबी का राज गया, तो मैंने कहा था अच्छा मेहनत है, इस तरह है, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अब मुझे ये लगता है कि ये था बेसिकली मेरी दुआ कबूल हुई है, दुआ कबूल हुई है, खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं कहीं ना कहीं वो मखलूक जो दुख में है, जो देख रही है, तो मैं उनको सिर्फ उजागर करता हूँ उनका मसला। और देखो अल्लाह ताला फिर आपके लिए रास्ते खोलता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, आप नियत कर लें कि जी मैंने लोगों को काम आना है, ऐसे ऐसे लोग आपके रास्ते में आएंगे जो फिर आपके पास चॉइस होगी कि आपने हेल्प करना है कि नहीं करना। एक्चुअली फरोख अगर हम देखें तो ऑन अ डेली बेसिस नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा इंसान हमें ज़रूर टकरता है जिसको हमारी मदद की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, हम हाथ थामे या ना थामे वो हमारा ज़रूरत है, लेकिन हमारे तक पहुँचते ज़रूर हैं लोग। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये रोज़ इस तरह की कहानी कहाँ से लाते हैं सामने। मैं कहता हूँ हमारा इसी की तरफ आना चाहती हूँ कि हाउ देखो प्रॉब्लम में लोग एवरी अदर डे तो आपको मिल ही जाते हैं, लेकिन न्यूज़ वर्दी स्टोरी जिसको सुन के लोगों का दिल भी चाहे कि वो मदद करें और एक्चुअली इंसान की रूह कांप जाए या सोए हुए जो ज़मीर है लोगों के जाग उठे, इट्स नॉट ईजी। ये मैं आपको इस पर ना वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मैं दरिया रावी के उधर जा रहा था, तो सामने करने कुछ और जा रहा था, यानी कि अपना काम, तो ट्रैफिक ज़रा जैम हुई, तो मैं पैदल चलना शुरू हो गया गाड़ी से निकल के, वैसे ही खड़ा हूँ और मैं दरिया रावी की तरफ देख रहा हूँ।
तो एक देखा खातून वहाँ से आ रही है और चल नहीं पा रही ना, तो वो तेज़ी से आई है मेरी तरफ और लिटरली आके वो मेरे कदमों में गिर जाती है। मैं डर गया और मैंने उसे फ़ौरन उठाया। तो उसने कहा, उसने पंजाबी में कहा, पुत्र मैं तेन दूरों देखिया, तू मेरा काम कर सकना है। रोना शुरू हो गया। मुझे लगा पता नहीं क्या काम है। उसने बताया कि मेरा बेटा 7 दिन से लापता है और ज़हनी माजूर है और पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुनते, FIR ही नहीं काटते। और उसने हज़ारों कतार रोना शुरू कर दी। और उसने साथ ये भी बताया कि पिछली मरतबा जब उसका बेटा जो डिसेबल है, जब वो लापता हुआ था और जब वो वापस आया था, जो बात मुझे जिसने रुला दिया वहाँ पे खड़े खड़े, उसने कहा जब मैं उसे नहला रही थी, जब वो पिछली मरतबा वापस आया था, तो उसके साथ किसी ने ज़्यादती की हुई थी। अब वो ऐसा बच्चा था जो अपना आप बता नहीं सकता था, यानी कि वो हमारी तरह नहीं अपने इजहार कर सकता था। मैंने उस वक्त वो वीडियो की और हमने वो लगाई वीडियो। अगले दिन मुझे SHO का वहीं से जो उस इलाके का था उसका फ़ोन आया। उसने कहा कि हम माज़रत ख़ां हैं कि यहाँ के लोगों ने FIR दर्ज नहीं की, लेकिन मैंने ना आपकी वो वीडियो देखी है और मैंने इसको फ़ोन करके बुलाया। उससे पहले वो माँ 7 दिन मुसलसल जा रही थी उनके पास कि मेरे बेटे की आप ये रिपोर्ट दर्ज करें कि वो गुमशुदा हुआ है, पोस्टर लगाएं ताकि वो मिल सके, क्योंकि वो ख़ुद तो वापस आ नहीं सकता था, इस काबिल नहीं था और वो चलता चलाता कहीं चला गया होगा। तो बाज़ दफ़ा जब हम फील्ड में उतरते, मतलब मैं करने कुछ और गया था, तो वो दुखी माँ मेरे पास आई और उसको पूरा यकीन था कि ये कुछ करेगा तो मसला हल हो जाएगा। और उसके बाद उसका बेटा मिल गया। कुछ दिन बाद, कुछ दिन लगे उसमें, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो मिल गया। व्यूअर्स, मुझे ना हैरानगी इस बात पे होती है कि देखिए, हम लोगों का फ़र्ज़ है कि ऑब्वियसली अपने सर पे छत और कपड़ा और खाना और रोटी कपड़ा मकान अपने लिए प्रोवाइड करना, लेकिन जो लोग इतने जोगे होते हैं, जो इतने केपेबल होते हैं कि वो लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते। अब देखें, ऑब्वियसली ज़हनी जो माजूर शख्स जो है या जो डिफरेंटली एबल्ड है, उस इंसान को ढूंढना एक रेगुलर इंसान से ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन क्या ऐसे इंसान के लिए ज़्यादा एफर्ट करना हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता? ना कि हम कहें कि यार टू मच खप, हमने नहीं FIR दर्ज करनी। यही तो चीज़ें होती हैं व्यूअर्स, जिन पे फिर इंसान हैरान होता है कि ये हम इंसानों की बस्तियों में बसते हैं या हैवानों की। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा और कुछ यूनिक स्टोरीज़ हैं फ़ारूक हमारे पास लेके आए हैं, उनसे मुलाकात भी करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। फ़ारूक शहबाज वलायत हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, सोशल एक्टिविस्ट। ही वेयर्स many हैट्स एंड many कैप्स। जी फ़ारूक, अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ जाने से पहले, इतनी स्टोरीज़, अभी हम यही बात कर रहे थे ब्रेक में, मैं चाहूँगी कि ऑन अ डेली बेसिस आप इतनी ट्रैजिक स्टोरीज़ देखते हैं, इतने ट्रैजिक इंसिडेंट्स आपके आंखों से गुजरते हैं, डिप्रेशन में नहीं चले जाते हैं? खुद इमोशनली नहीं बुरी तरह अफेक्ट होते? मुझे लगता है हमारे सामने जब कोई चीज़ आती है, डेफिनेटली, जैसा मैंने आपको अभी सिर्फ बताया कि माँ इस तरह से मुझे मिली, तो मैंने देखा कि आपके ऊपर भी उसका इम्पेक्ट आया। डेफिनेटली हम भी इंसान हैं, होता है, बिलाशुबा रोज़ का काम है उस डॉक्टर की तरह जो रोज़ सर्जरी करता है। हम देखते हैं हालात बुरे हैं लोगों के, ट्रेजिक चल रहा है, फिर ख़ास तौर पे जब कोई इस तरह की कहानी सुनते हैं ना कि किसी ने अरूज देखा हो, कहते हैं ना आसमान पे हो कोई, ज़मीन पे आए, वो बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे लगता है जैसे कि क्या हो गया, वक्त कैसे बदला। अच्छा, फॉर मी तो फ़ारूक ऑनेस्टली, अगर इफ़ यू आस्क माय ओपिनियन, नॉट दैट यू डिड, बट फिर भी मैं अपना ओपिनियन दूंगी ज़रूर इसमें। मैं जब ऐसे इंसान को देखती हूँ, ऐसे शख्स को देखती हूँ कि जिन्होंने कभी अरूज देखा ही नहीं, मेरा दिल टूटता है कि भाई दूसरों में और इनमें क्या फ़र्क है, इनको क्यों नहीं मौका मिला एटलीस्ट कुछ तो इन्जॉय करने का। उसी तरह दुख होता है जिस तरह मैं किसी ऐसे इंसान को देखूं जब वो बिल्कुल पीक से, मतलब उस पीक से हट जाए। मैं गिरना नहीं चाहती, का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, बट वो होता है ना कि आप एक टॉप ऑफ योर गेम से जब बिल्कुल बॉटम पे आ जाते हैं, वो भी ट्रेजिडी है। लाइफ इन मैनी वेज ट्रेजिक ही है। ट्रेजिक है। मैं हमारे जो साथ मौजूद हैं, मैं आपको बताता हूँ, मखदूम सईद साहब, इनकी सोशल मीडिया पे किसी ने छोटी सी वीडियो लगाई हुई थी जिसमें वो बता रहा था इनके बड़े अच्छे हालात हैं वो, तो मैंने वो देखी और मैंने वो
फाइंड किया, वो उस इलाके में गया, ये लाहौर का एक इलाका है और वहाँ पे प्रिंटिंग का काम ज़्यादा होता है। और मखदूम सईद साहब ने बड़ा अच्छा टाइम देखा। अगर आप जिस कमरे में ये रिहाइश पजीर थे, वहाँ पे ऊपर मैं जब गया तो वहाँ पे पंखा छोटा था, वो भी नहीं सही तरह से चल रहा था। और इनके पास 500 से 600 तस्वीर होंगी उस वक्त की, जब इन्होंने अच्छा वक्त देखा। ये उधर बाहर कतरी फ़ौज में थे और लाइफस्टाइल अच्छा था। कतर के एक्स आर्मी जी जी बिल्कुल। और वहाँ पे जब इन्होंने ये मुझे अपनी बात बता रहे थे, तस्वीर दिखा रहे थे, कुछ इंडियन एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जिनसे उस वक्त इनका रब्ता था, अच्छी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे थे, ये सारा मैंने बहरहाल वो सारी स्टोरी आपके सामने लोगों के सामने रखी। लेकिन जब ये उस वक्त बता रहे थे हम लोगों के सामने, तो हमने प्रेजेंट करना होता है, आप भी होस्ट हैं मैं भी होस्ट हूँ, लेकिन उस वक्त जब आप स्टोरी सुन रहे होते हैं तो एक कुर्ब की फ़िज़ा आपके ऊपर भी तारी होती है, आप भी देख रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब। मखदूम साहब, कुछ अगर अपनी स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करें। आप पहले कतर में होते थे? एक सेकेंड अंकल, एक सेकेंड, इनकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक का शायद कुछ इशू आ रहा है। थोड़ा सा ऊंची बोलें। हाँ ये अंकल माइक आपके, ये माइक ये आपके। जी जी अंकल, आप कतर में होते थे, वहाँ एक्स आर्मी ऑफिसर थे। आप पैदा कतर में ही हुए? जी, बाई बर्थ में वहाँ का हूँ। दोहा कतर की पैदाइश में मेरी। बेटे बहुत अच्छी लाइफ गुजरी कि जितना इंसान बोले ना कि नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी और बहुत प्यारी, और इतनी प्यारी कि मैं आपको यकीन नहीं कर सकता, बिलीव नहीं कर सकता। हम 4 भाई 4 बहनें थे, सब अपनी अपनी जगह पे खुश हैं। मम्मा पापा की डेथ हो चुकी है। मेरा अपना गैराज था, मैं अपनी गाड़ी सेल करता था। मैं अपनी गाड़ियों को सेल भी करता था और उनको रैली के अंदर भी रैली में भी डालता था। रेसिंग कार का मैं चैंपियन भी था। रेसिंग कार में कतर में था? जी बेटे, रेसिंग कार मैंने बहुत खेली हुई है बेटे। और हमारे कुछ एक्टर भी आया करते थे, जैसे इंडिया से बना लिए हमने लोगों को, ऐसे दुबई से भी बुला लिया पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी एक्टर्स को। गुलकार हो गए, मौसीकीकार हो गए, अदाकार हो गए। इसी तरह जो है ना हमारे पास लोग आया करते थे। अंकल हुआ क्या फिर जब? बेटे फिर हम बहुत अच्छी लाइफ गुजरी एकदम, जो है ना बेटे क्या बताऊँ कि एकदम जैसे जब इंसान को जब झटका लगता है तो इंसान के साथ क्या बीतती है बेटे, इंसान को कुछ नहीं पता चलता ये कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से आई है आवाज़, ये किसने दी है, ये अपनों ने दी है? नहीं, ये अपनों ने भी नहीं दी, ये आपके अपने अंदर से निकली है ये आवाज़। क्यों? आपकी गलती है, दूसरों की गलती नहीं है। जो भी कुछ करना है आपने करना है। हम कहते हैं हाय अल्लाह मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया। नहीं, हाय अल्लाह नहीं कहना। हाय अल्लाह अपने आप को कहें आप कि आपने क्या किया, वो गलती आपके अंदर है, अल्लाह ताला के पास नहीं है। लेकिन अंकल वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सिचुएशन आज यहाँ पे खड़ी? बेटे बहुत अच्छी लाइफ गुजरी थी, कुछ काम की वजह भी हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान आके जो है कारोबार करते रहे। हर कारोबार में धोखा ही धोखा होता गया। फिर एक सिस्टर की शादी की, मेरी दूसरी सिस्टर की शादी की, इसी तरह शादियाँ करते गए। कोई भी अपने घर में खुशहाल नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं बेटे। फिर इसी तरह भाइयों की शादी हुई। आपने खुद शादी? नहीं, मैंने नहीं की। आप जिस कमरे में आप रह रहे हैं यहाँ तक कैसे पहुँचे, और ये किसका कमरा है? ये बेटे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं,
बहुत ही समझ लें कि एक अजीज़ हैं, बहुत ही अच्छे, जिन्होंने मुझे रिहाइश दी रहने के लिए। मैं उनका शुक्र अदा किया। मैं बहुत कुछ उन्हें दुआएं दे सकता हूँ, और तो कुछ नहीं बेटे दे सकता, दुआएं दे सकता हूँ। दुआओं के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया इन 6 सालों में, और इन 6 सालों से पहले मैंने, आप क्या यकीन करेंगे, मैंने लोगों के वॉशरूम तक भी धोए। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जिन लोगों को पता है सब वो नजरअंदाज कर लेते हैं, बस ऊपर ऊपर से कह देते हैं हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ बहुत बर्ताव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोई भी कुछ नहीं करता। आपसे मिलने कोई आता है उधर? नहीं, बट मुझे ये नहीं समझ आ रही कि माशाल्लाह आप 8 भाई बहन हैं। जी बेटा। आपके भाई बहन कहाँ हैं? सब बिखर गए, कोई किसी से नहीं मिलता। बेटे एक छोटी सी बात, जब आप किसी को बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, तो आप उसको क्या गिर के बुलाएंगे? उस वक्त आपकी क्या वैल्यू रहेगी? उसमें बेसिक सिस्टर भी है, बेसिक भाई भी है। कि जब आपके पास कुछ नहीं था तो उस वक्त कोई भी नहीं आया। 4 दिन भूखे रहना, 5 दिन एक ही कमरे के अंदर रहना, भूखा प्यासा रहना। किसी ने कभी कुछ नहीं पूछा कि आप जिंदा भी हैं कि आप मर गए हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं अपने अल्लाह से लड़ता भी हूँ, मैं अपने अल्लाह से झगड़ता भी हूँ, मैं अपने अल्लाह से बहुत कुछ कहता भी हूँ, बहुत कुछ प्यार भी है, मोहब्बत भी है, बहुत कुछ है मेरे अपने अल्लाह से। अचानक मुझे नहीं पता कैसे हुआ, क्यों हुआ, अचानक ही एकदम फारूक साहब मेरे पास आए। फारूक भाई मेरे पास आए। उनसे पहले एक मेरे दोस्त आए, उन्होंने मेरी वीडियो जो है नेट के ऊपर दी। उसके बाद वो वीडियो देखे, फिर उर्दू चैनल वाले आए। जब से उर्दू चैनल वाले मेरे पास से होके गए, यकीन करें कि एक किस्म की मेरी तरफ से एक ऐसी लहर मेरे पास से उठ के गई कि मैं आपको यकीन नहीं कर सकता, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि वो लहर कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। उर्दू चैनल मैं अंकल, अगर आपकी इजाज़त हो तो ब्रेक की तरफ जाके, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो फ़ारूक आप हमें गाइड कर सकते हैं, और अंकल आप हमें बता सकते हैं कि आपकी ये जो मुश्किल है हम इसको किस तरह आसान कर सकते हैं, हम अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं। व्यूअर्स, स्क्रीन पे देख के किसी के दुख को 2 आंसू बहा लेना आसान काम है, किसी के दुख में उनकी हेल्प करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फ़ारूक और अंकल हमें गाइड करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, अफसोस इस बात का होता है कि ज़लज़ला आए, कोई भी कलैमिटी हो, कोई भी इशू हो, कोरोना की भी जब पहली लहर आई, बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। उसके साथ साथ बहुत से लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं उस सिचुएशन को, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए या मीडिया की रेटिंग के लिए या व्हाटएवर। इस वक्त हमारे साथ एक्स आर्मी ऑफिसर फ्रॉम कतर मखदूम सईद अहमद है। मखदूम अंकल ने ब्रेक से पहले अपनी
कुछ कहानी हमारे साथ शेयर की। फरूक, आपने इंटरव्यू किया और मतलब उनकी स्टोरी भी शेयर की, और उससे बड़ा एक लोगों का रिएक्शन भी आया, कुछ उसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल, जब इनकी स्टोरी ऑन एयर गई है तो मेरे ख्याल में एक ही दिन में लाखों लोग उसे देख चुके थे, 4-5 मिलियन लोगों ने देखा। और मुझे उसी वक्त लोगों ने फ़ोन किया, ख़ास तौर पे इनसे पता नहीं कितने लोगों ने उस वक्त रब्ता किया होगा। कि हम कोशिश करते हैं कि जिसकी मदद करनी हो हम उसकी स्क्रीन पे ही नंबर वगैरह चला देते ताकि लोग फौरी तौर पे। हम अभी स्क्रीन पे नंबर चला रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब वो इनको बेशुमार लोगों ने फ़ोन किए, फिर कई लोगों ने मुझसे रब्ता किया। जिस तरह अब कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोग इस हवाले से बड़े इमोशनल हो जाते हैं। लोग एकदम कोई चीज़ देखते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। तो मुझे अमेरिका, यूके और हर जगह से फ़ोन आए कि हम इनकी मदद करना चाहते हैं। ओके, बट फरूक, अभी तक अंकल की सिचुएशन नहीं ठीक हुई, अभी भी वो उसी कमरे में रह रहे हैं और सिचुएशन कोई ख़ास मुझे उनकी बेहतर नहीं लग रही है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अच्छा, मैं आपको 2-3 चीज़ें उसमें बताना चाहता हूँ। जैसा मुझसे पर्सनली किसी ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैं इनको लेके जाना चाहता हूँ और वहाँ पे रखना चाहता हूँ। अगर आप इनसे पूछ लें इनकी रजामंदी हो तो। जैसा मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा मैं लाहौर में ही रहना चाहता हूँ। अभी एक ओवरसीज़ ने किया था, ये तो ज़्यादा बेहतर ये बताएंगे कि हम डायरेक्ट नंबर दे देते हैं ताकि लोग डायरेक्ट कर लें रब्ता। असल में मेरा भी यही होता है, जब मुझसे भी कोई कहता है कि जी आपने फ़लाँ की बात की, हम उनको हेल्प करना चाहते हैं, मैं नंबर इसलिए नहीं डायरेक्टली अपना देती या खुद नहीं फंड्स लेती क्योंकि अल्लाह ना करे कोई 1 रुपया भी आगे पीछे हो गया तो वो तो सारी ज़िंदगी मेरी कब्र पे भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल। इसी एहतियात के पेश नज़र मैंने भी इनका नंबर डायरेक्ट दिया। मुझे कई लोगों ने कहा जी अकाउंट नंबर उनका नहीं है, आप इस तरह से करें। तो मैं चाहूँगा कि मखदूम साहब भी ये बात बताएं कि इसके बाद लोगों ने रब्ता करके क्या कहा, ताकि लोगों के सामने ये भी एक रियल पिक्चर भी आए कि लोग एहसास रखते हैं, लोग आज भी जज्बा रखते हैं। इनको क्या क्या कहा लोगों ने, कुछ मैं उनकी ज़ुबानी भी बात सुनना चाहूँगा। मखदूम साहब, मैं अगर आपकी इजाज़त से हम अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आराम से अंकल हमें बताएंगे कि लोगों ने जब कॉल किया तो उन्होंने क्या कहा, उसके बाद कितने लोगों ने कमिटमेंट करके उस कमिटमेंट को पूरा भी किया। इमोशनल होके व्यूअर्स फ़ोन उठाना बड़ा आसान है, लेकिन जेब से जब पैसे एक्चुअली खर्च करने पड़ते हैं या किसी के लिए कुछ करना पड़ता है तब लोग पीछे हट जाते हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, व्यूअर्स उतनी कमिटमेंट करें जितनी आप पूरी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो अगले को बिला वजह फॉल्स होप देना या कमिटमेंट्स करना, गलत बयानियाँ करना। बिकॉज मुझे पता है फॉर अ फैक्ट दैट फारूक को लोगों ने डायरेक्टली फ़ोन करके कहा था हम रिहाइश दे देते हैं, हम घर दे देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। हुआ क्या ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम अभी ब्रेक में यही बात डिस्कस कर रहे थे व्यूअर्स के लोग इमोशनल हो जाते हैं उस वक्त जब कोई बात सुनते हैं या देखते हैं, बट कभी कभी जब एक्चुअली पैसे खर्च करने होते हैं या किसी की मसले का आसानी पैदा करनी होती है उधर फिर हम कहीं पे लैग कर जाते हैं। खैर, अंकल से अभी हमने अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखना है और उनसे हमने गाइडेंस लेनी है। अंकल, आपकी तरफ अब आना चाहूँगी, थोड़ा सा हमें ये गाइड करें कि आपसे बड़े लोगों ने बात की, आपको कॉलें भी की आपसे। अभी हम बात कर रहे थे कि आपके साथ किसी ने आके इंटरव्यू भी आपका बड़े अजीब तरीके से किया। जी बेटे। लेकिन पहले ये बताइए कि फिर जब लोगों ने आपसे रब्ता किया उन्होंने क्या क्या ऑफर की और फिर किया किसने क्या? किसी ने बेटे बहुत अच्छी तरीके से ऑफर की, हम ये करेंगे बेटे, हम ये करेंगे, आपको हम अपने साथ ले जाते हैं। कराची से भी फ़ोन आया बेटे, इस्लामाबाद से भी फ़ोन आए हैं मुझे। लेकिन मैंने उनको यही एक सवाल किया, बेटे मुझे हज़ारों लोगों ने फ़ोन किया है, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, मैं अपने बलबूते पे अपनी रिहाइश में लेना चाहता हूँ, अपना कमरा में लेना चाहता हूँ। फिर उधर आके मेरी जो भी मदद करना चाहे अहले इज़ ओके। लेकिन मैं किसी के पास चला जाऊं, हर एक को दुख लगेगा कि हमने अंकल बाबा जी के साथ इतना किया कि उनके पास चले गए, कि उनके पास चले गए। मैं ये चीज़ नहीं चाहता। ऑल्सो व्यूअर्स, किसी को जो है एक तो बात है ना कि आप किसी को जगह दे दें ताकि वो खुद रह सके वहाँ पे। इनको जो ज़्यादातर ऑफर्स आई वो मेरे ख्याल से यही आई कि हमारे पास आके रह लें या फलां जगह पे आके रह जाएं। तो व्यूअर्स देखिए, इंसान के फाइनेंशियली जो भी हालात हो, एक प्राइवेसी होती है, एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब आप किसी को कहते हैं कि जी आप आएँ, हम आपकी मदद करेंगे अपने टर्म्स पे,
वो अपने खास टर्म्स में किसी की मदद करना जिस क्या तरह कई लोगों ने कहा ना कि इस्लामाबाद आ जाए, कराची आ जाए, मुझे भी कई लोगों ने कहा, मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। खास तौर पे अब और जब बंदे ऑल्सो ने अपना सब आप जो कुछ भी है हाँ। वो सब चीजें छोड़ के किसी के एतबार पे चले जाएं, 3 महीने बाद किसी का मूड चेंज हो जाए तो अब बेटे ये भी मैंने है यही सोच के जो है ना, मैंने हर एक को ये बोला, बेटे हम सोचें कि हम आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। एक बेटी आई, लड़की आई, उसने बोला जी अंकल जी आप तो अभी हमारे साथ चले, आप ये पकड़े कपड़े वगैरह और चले हमारे साथ। मैं क्या बेटे इतनी जल्दी कभी नहीं करते, हम आपके पास साथ चलेंगे, हम चलेंगे, हमने आपका दिल नहीं दुखाना, हमने आपको ये भी नहीं बोला कि नहीं हम जाएंगे, हम चलेंगे, लेकिन बेटे थोड़ा सा टाइम दो हमें। तो एक बात जो मैं कहना भी चाहता हूँ कि इंटरव्यूज़ अब चूँकि यूट्यूब बहुत ज़्यादा है, इन लोग बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ करते हैं, जो आप बात कह रही थी उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि लोग बाज़ दफ़ा जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट और डिग्निटी है उसको कहीं पीछे छोड़ देते हैं। लोग इनका अगर इनकी मदद भी करना चाहते हैं, कुछ लोग आते हैं, इनके भी एक्सपीरियंस हुआ है जिस तरह से ये बता रहे थे ब्रेक में कि लोग जब आए हैं कवर करने, वो कुछ नहीं देखते कि आप किस हालत में बैठे हैं, आपसे इजाज़त भी नहीं लेते। इसके अलावा व्यूअर्स ये कौन सी मदद है जो आपने तमाशा डाल के करनी है? मतलब 2 रुपए की चीज करनी है और तमाशा इतना बड़ा क्रिएट करना है कि जैसे क्या भाई वो आपके और आपके रब के बीच का एक रिलेशनशिप है। जी, एक बस हाथ ये- से देना है, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। जी। यहाँ पे तो तालियां बजा बजा के कहते हैं सुनो मैंने फलां को एक जूस का जी डब्बा बेटे, दे दिया। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि उस आदमी ने कितने आपको दिए, उसने कितने। मैं क्या बेटे मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, ये तो हो गया मैं किसी को नंगा कर रहा हूँ, मैं कारोबार बना रहा हूँ। नहीं बेटे ये तो आप मुझे बहुत ज़्यादा जिज कर रहे हैं। तो अंकल मुझे ये बताइए कि वो जो है आपका एक इंटरव्यू करने के लिए आया थे, जी आए थे बेटे, कुछ जी लोग, बेटे। उसके बारे में बताएंगे? मुझे बहुत अफसोस बस हुआ। बेटे ए पाकिस्तान वाला आया, काले रंग का था, मैं तो काला बद्दू ही कहूँगा उसको। बेटे जब वो आया वो बहुत अजीब किस्म का, बहुत अजीब किस्म। मैंने बोला जब भी मुझे कोई मीडिया वाले बुलाएंगे मैं इस आदमी को नहीं बख्शूंगा। बेटे मैं अपनी चरपाई पे बैठा हुआ हूँ तो नेकर पहनी हुई है मैंने, तो मैं उठ के जो है ना शर्ट पकड़ी है, बाबा जी छोड़ो छोड़ो। मैंने बोला खबरदार कोई मूवी ना बनाए मेरी, मुझे कोई अभी भी है इसकी काफ़ी करे कोई। नहीं आपकी मूवी हम ऐसे ही बनाएंगे। मैं क्या मेरी मूवी बनाने आए हैं, मेरा दुख दर्द देखने आए, दुनिया को दिखाने आए हैं, या आप मेरा सेक्स को दिखाने के लिए आए हैं? इसमें ये देखें ना जिस तरह ये बता रहे हैं कि मतलब एक इंसान अपनी तमीज़ के बगैर बैठा है, विदाउट आपकी हालत कुछ है और आगे से आप अगले बंदे को इस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। उसके हालात जो या भी हैं, अगर आपके फादर होते या आपके बड़े भाई होते या फैमिली मेंबर होते, क्या आप उनको इस हालत में एक्सेप्ट करते कि वो स्क्रीन पे इस तरह से आए? तो किसी और की हम रिस्पेक्ट को क्यों ख़राब करते हैं? सोशल मीडिया जिस तरह से हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया इस वक्त नेमत भी है एक, यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि शायद ये कोशिश भी करते तो मेन स्ट्रीम मीडिया तक ना पहुंच पाते, इनकी बात ना पहुंच पाती, इनकी जहां पर मदद भी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपके इसी के थ्रू लोगों को कहना भी चाहता हूं कि इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, आप काम करें लेकिन डिग्निटी के साथ करें, किसी की प्राइवेसी को, किसी की शख्सियत को डैमेज ना करें और परमिशन लें। ख़ास तौर पर मैंने ये देखा अब जहाँ पर ये रह रहे हैं वो एक किस्म का पब्लिक प्लेस ही बन जाती है, ऊपर नीचे प्रिंटिंग प्रेस है और इनको एक कमरा वो किसी ने दिया हुआ है, वहाँ पर जिसका दिल करे अगर वो पहुँच कमरे जाए। के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? कुछ मैंने तस्वीरें देखी, मैं बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ। मैं लगी हुई है, ना उसके दरवाज़ा है कोई, ना उसकी खिड़की है। बेटे मैं क्या बताऊँ, मैं कितना नुकसान कर चुका हूँ उस कमरे में रह के। पीछे रमज़ान मुबारक में मुझे लोगों से पैसे जमा हुए कि मैं मोबाइल लूँगा, मैं लोगों से बात कर सकूँगा। बेटे 13,000 रुपये का मैंने मोबाइल लिया, इसकी गवाह भी है बेटे मेरे पास, प्रूफ भी है मेरे पास। 2 दिन भी नहीं हुए बेटे, बेड के ऊपर रखा मेरा मोबाइल को उठा के ले गए बेटे। क्योंकि वो नीचे ऊपर प्रेस है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। और जिस दिन मैं गया था इंटरव्यू करने तो उस दिन भी इनका एक पंखा जो वो फर्शी पंखा होता है हाँ, वो बेटे। कोई चुरा चुका था। सुबह वॉश करने के लिए मैं अपने आप को गया हूँ, सुबह 6 बजे वॉशरूम गया हूँ। वॉशरूम से जैसे मैं आया हूँ देखा है मेरा फ़ैन भी नहीं है और मेरा स्टैंड भी नहीं है। सुबहान अल्लाह, मैंने क्या अल्लाह मियाँ क्या नहीं से नहीं मुझ पर ही तकलीफ है। और पंखा स्टैंड उठाने का क्या मतलब है? देखिए ना, एक तरफ हम जज्बा उसकी बात करते हैं और एक तरफ ये बेहिसी है कि किसी को पता भी है कि किन हालात में है, कैसे हैं, उस सब के बावजूद कोई आके इनका पंखा ले जाए, कोई आके इनका मोबाइल चुरा के ले जाए,
तो ऐसे में बंदा बेबस होता है उस वक्त में। ये ख़ुद जब ये ऊपर रह रहे हैं तो इनको सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए और चढ़ते हुए काफ़ी मसाइल हैं, आपने देखा होगा, इनको चलने में मसला है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं चूँकि इनके। लेकिन मैं लोगों को जहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ वहाँ पे ऐसे बेहिस लोग भी हैं माशरे में कि जिनका ये मुझसे तो कम से कम बर्दाश्त नहीं होता कि कोई जो बंदा पहले बेबस है, जो आपकी मदद चाह रहा है, जो आपकी मदद मांग रहा है और आप उसके साथ। अंकल, आपकी ये जो प्रॉब्लम है कि जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया शादी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, फैमिली उस तरह से नहीं है, भाई बहन भी अपनी अपनी लाइफ्स में बिजी हैं आप, तो एक भाई हैं इनके जो इनको मिलने आते हैं, ये उनके बारे में बताते भी हैं कि वो वक्तन फ़वक्तन इनके पास आते हैं, लेकिन शायद उनके भी हालात अब ऐसे नहीं हैं कि वो इनके पास आ सकें। जब मैं इनके पास गया था इन्होंने उस वक्त बताया था कि हैं, मैं थोड़ी सी इसी जो कि ये आपके सामने एक बिल्कुल कहानी जीती जागती, लोग पहले तो बातें करते हैं ना कि अरूज है, जवाल है, मैं इससे रेलिवेंट ही थोड़ी सी बात बताना चाह रहा हूँ। मैं एक डांसर थी, उनका हमें पता चला कि उनके बड़े अच्छे हालात थे, वो डांस और इनका जो काम था बड़ा चलता था। और फिर जब मैं उनका इंटरव्यू करना गया तो वो सब्ज़ाज़ार की झुग्गियों में थी और वहाँ पे जाके उनका इंटरव्यू किया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं चला। एक टाइम तो ऐसा था कि लोग मुझे, मैं 12 बजे उठती थी, कोई उठाता नहीं था कि ये नाराज़ ना हो जाए, मैडम सो रही हैं। फिर मेरे से कितार होती थी लोगों की, जैसा आपने मुख्तलिफ आर्टिस्ट का देखा होगा। तो मैंने ये जब इस तरह की स्टोरीज देखता हूँ तो खुद एक अपने अंदर भी एक दुख आ जाता है, एक लहर आती है कि लोगों का अच्छा वक्त है, वो कैसे गुजरा होगा। और फ़र्क उससे बढ़ के जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स, इस चीज़ को याद रखना है कि हम सब ने उसी ज़मीन में जाना है जिसमें खरबपति ने भी जाना है। लोग ये याद नहीं रखते बेटे, बेटे बस मुझे अच्छे लोगों से एक यही बस मेरी इल्तिजा है, टाइम भी ख़त्म होने वाला है, बस मुझे दांत लगवा दीजिए और मेरा कोई ट्रीटमेंट करा दे। जब मुझे किसी ने रब्ता किया था, वो इस हवाले से मैं इनसे बाद में कह भी दूंगा, और वैसे भी इनका स्क्रीन पे नंबर वगैरह चल रहा है, कुछ लोग अगर मदद करना चाहते हैं वो वैसे कर दें। मेरे से किसी ने रब्ता किया था पर्सनली, उन्होंने कहा था इनके जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं, और आपके चलें प्रोग्राम की तवसत से जहाँ पर ये एक ऐड ऑन हो जाएगा कि लोग जो उनकी मदद करना चाह रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे इनका नंबर चल जाए। नहीं खा सकता, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और अगर अभी ऑन एयर हमें कोई डेंटिस्ट देख रहे हैं या कोई ऐसी पर्सनैलिटी देख रहे हैं तो इनके अगर दांतों का कुछ मैनेज हो जाए, बिकॉज हर इंसान अपना हिस्सा डाल सकता है मेडिकली अगर इनको हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियली भी अगर आप हेल्प आउट करना चाहते हैं, उनका नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही बाहिम्मत यंग लेडी जिनकी स्टोरी हम ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़ा आपको मोटिवेट करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जहाँ पे कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनको सुन के इंसान की रूह कांप जाती है, हम अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स। कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी ऐसी होती हैं जिनके बारे में सुन के, जिन लोगों से मुलाकात करके कुछ हौसला होता है कि बिल्कुल पता चलता है कि अब जो बहुत से लोग हैं कि वो सोचते हैं यार हम क्या करें, तो कुछ ऐसी कहानियाँ जब हमारे सामने आती हैं कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं, अगर ये ऐसे कर सकती है, ये ऐसे कर सकता है, तो फिर हमारे पास हालात जैसे भी हों आपको उठना है, कुछ करके दिखाना है, अपने आप को साबित करना है कि मैं भी प्रोडक्टिव हूँ, इस माशरे का कोई ना कोई ऐसा हिस्सा हूँ जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये जो स्टोरीज़ हैं आज आपके सामने हैं, जीती जागती कहानियाँ, और ऐसी मोटिवेशनल, ये ख़ास तौर पे आपके सामने अरूज बैठी हैं और उनके साथ फातिमा बैठी हैं, हमारे साथ हैं, एंड हमारे साथ हैं फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इनके बारे में आपने तो इनको देना है, हाँ अरूज की, ये आप कहें कि लाहौर की ये पहली लेडी हैं जो उबर ड्राइव कर रही हैं। उबर जब भी आपके ज़हन में कंसर्ट होता है, आप उबर करवाते हैं, फ़ोन करते हैं तो आगे से कोई मर्द बात करता है जी। अच्छा, नहीं उबर ड्राइवर्स हैं और ख़वातीन लाहौर की मैं आपको कह रहा हूँ। और इनकी जो स्टोरी अगर आप सुने, यानी कि जो दिल को लगती है जाके, वो ये है कि इन्होंने अपनी जो गाड़ी जो ये उबर पे चला रही हैं, इनसे सुनते हैं ना। अच्छा जी रूज, हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करें। कहानी कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि
ड्राइविंग की तरफ आने से पहले भी तो कुछ हुआ जी होगा? जी मुब्बा है, उससे पहले ही बहुत कुछ किया है मैंने। पहले तो मैंने जो गाड़ी है वो मेहनत करके मैंने गाड़ी ली, फिर एक मेरी कज़न है उसने सपोर्ट की। मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ, इस स्टेज पे गाड़ी बात से क्यों पहुंची? क्या क्या मुश्किल आई, हाँ जी। कहाँ से क्या आई? मुश्किलात थी जिनको फेस करने के बाद आप यहाँ पे पहुंची? अच्छा, मैंने पोलियो का किया डोर टू डोर, फिर डेंगू का भी मैंने किया, वो भी डोर टू डोर। उसके बाद मैंने मेडिसिन की कंपनी में जॉब की, हाथों पे छाले पड़ जाते थे कर करके, और 12-12 घंटे एक एक जगह पे बैठ के वो भी मैंने किया है। और उसके बाद फिर मैंने ड्राइविंग सीखी, इनके वो कमाई करके पैसे कुछ थे, कुछ मेरी कज़न ने सपोर्ट की, फिर गाड़ी खरीदी। वो आपसे जो पूछना चाह रहे हैं कि वो ये तो बड़ी मुख्तसर आप बता रहे हैं ना, कहानी में वो मुश्किल रातें, वो दिन, गर्मी, हुआ क्या था? सर्दी, देखिए, जॉब की आंधी, तरफ आप तूफान। जब गई जी तो जी। क्या आपकी फैमिली में सब लड़कियां जॉब करती हैं? नहीं नहीं, हमारी फैमिली में लड़कियां, ये वाहिद मैं हूँ जो बाहर निकली हूँ। क्यों निकली? ये रीजन है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना कि क्यों घर से बाहर निकली? घर से बाहर इसलिए निकली हूँ कि मेरे जो वालदा है उनकी डेथ हो गई, फिर वालिद की डेथ हुई, तो भाइयों की भी शादी हो चुकी थी और बहनों की भी शादी हो चुकी थी। तो अब मैं ना बहनों की मुहताज होना चाहती थी, ना ही भाइयों की। ये फिर मैं घर से बाहर निकली, मैंने ये आपको बताया कि डेंगू का किया और इसका पोलियो का भी किया, फिर कंपनी मेडिसिन कंपनियों में भी किया मैंने। इनको ओवर टाइम भी 12-12 घंटे, 14-14 घंटे भी मैंने ओवर टाइम लगा के इतना मैं डेली का करती रही हूँ। और इसके बाद फिर ये पैसे जमा करके मैंने गाड़ी ली। अभी पैसे गाड़ी के लिए इतने पैसे भी नहीं जमा हुए थे। फिर मेरी एक कज़न थी, उसने सपोर्ट की मेरी, उसने उधार दिए जो अब आके मैंने उसको दे दिए हुए हैं। दे दी, अल्लाह का जी शुक्र, ऊपर। बहुत मुबारक। और मेरी गाड़ी जो है ये एसी के बगैर है, 7 मॉडल मैंने मेहरान ली। तो अब इंशाल्लाह घर भी लूँगी इंशाल्लाह अपनी मेहनत पे, और अल्लाह एसी वाली गाड़ी भी देगा इंशाल्लाह। तो मेहनत कर रही हूँ ऐसे ही। इनकी ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा अगर आप ये हाँ पूछें या आपकी इजाज़त से मैं पूछूं कि हमारे यहाँ कहते हैं ना लड़कियाँ, यार अब तो लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं। इन्होंने अपनी शादी भी खुद की, यानी कि ओ शादी हो गई फिर? हाँ जी, हाँ जी, शादी वो भी कैसे, हुई। वो बताएं ये कि 1.25 साल हुए मेरी शादी को। कहानी बताए ना जरा। बस मामू के बेटे के साथ मेरा ये रिश्ता हुआ, तो फिर वो मैंने पैसे जो जमा कुछ किए हुए थे वो फिर शादी के जो बारात का जो सारा जो करते हैं वो सारा सिस्टम जो है मैंने खुद किया? खुद किया मैंने। वंडरफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब ये अमेजिंग है कि हम कहते हैं ना, इन्होंने तो अपने शादी के अखराजात भी खुद उठाए, अपनी गाड़ी भी खुद बनाई, ये और अब मैंने भी खुद ही किया सारा कुछ। फरूख, आप तो सेलिब्रिटी है ना। सेलिब्रिटी अब बनी हूँ, पहले मतलब सेलिब्रिटी से पहले। जैसे यही तो बात है व्यूअर्स, हम लोगों की जब एक सर्टेन लेवल पे देखते हैं ना फरूख, ये भूल जाते हैं कि उसकी भी पीछे से पीछे एक क्या है, जर्नी हाँ थी। ये बस बहुत ठीक है। अभी अंकल से मैं क्या बात कर रही थी कि अंकल आपने अगर कुछ काम किए तो मैंने भी वही उसी किस्म के काम किए। और बात ये है कि व्यूअर्स हिम्मत नहीं हारनी। जी, बिल्कुल। इन मोटिवेशनल यंग लेडीज से मिलाने का रीज़न ही ये है कि हिम्मत नहीं हारनी। क्या पता कल को आप इस सीट पे बैठे हो या कल को आपकी अपनी गाड़ी हो जो आप चला रहे हो, अपने आप बॉस हो। अब तो मैंने यूट्यूब चैनल भी साथ बनाया हुआ है। फरूख भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया, काफ़ी चैनल वालों ने मेरे साथ रब्ते किए, काफ़ी इंटरव्यू अब है। ये यूट्यूबर भी अब- हैं और अपनी कहानी खुद सुनाती हैं लोगों को, कि खास तौर पे इनके साथ लोग बैठते हैं, ये वो भी तो आप खुद भी एक्सपीरियंस। यूट्यूबर है और लोगों को भी हेल्प करते हैं नहीं यूट्यूब वो में। अच्छा, इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ऐड ऑन होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, एक होता है कि हम जाएं इंटरव्यू करें, हमने अपनी चीज़ की और निकल आए, ठीक है। एक ये है कि आप अगले को कोई राह भी दिखा दें, आप कुछ ऐसा कर दें। टीच अ मैन टू फिश। यस, होता ये है कि वो एक बड़ा पुराना मुहावरा है, यू कैन आइदर गिव अ मैन अ फिश और यू कैन टीच हिम टू फिश। यानी कि आप किसी को मछली पकड़ के दे सकते हैं या आप उसको पकड़ना सिखा सकते हैं। होगा ये कि वो सारी जिंदगी फिर मछली पकड़ सकता है और अपने आप जी को खुद बिल्कुल। मुख्तार कर मैंने सकता है। ड्राइविंग भी सिखाई, फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मैंने पिक एंड ड्रॉप भी देती रही हूँ। अमेजिंग। और ये उबर करीम के में आने से पहले की बात है। अच्छा इससे अब जो शादी वाली आपने बात की, जो कि बड़ा अहम पॉइंट है, वो मिस हो जाना है। आपने कहा कि मैंने अपनी खुद की, तो मैं आपके प्रोग्राम में उन्हें ऐलान करता हूँ कि मैं भी अपनी शादी के अखराजात खुद बर्दाश्त करूँगा अपनी शादी की।
फरूख ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अपने अखराजात खुद उठाने चाहिए। मैं मैंने आपको कहा उसका मौके मेडल का- नहीं देने वाली। मैंने कहा मौके- ये जा रहे कि मैं इसकी बड़ी तारीफ करूं। मैंने कहा वैसे भी शादी सादगी से करनी चाहिए, तो मैं तब आपसे इम्प्रेस होंगी जब आप सादगी से करेंगे और बिल्कुल एक सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड, वो जो कहते हैं ना, वो जो इतने पैसे हम खर्च कर देते हैं लोगों को दिखाने में, एक अच्छा सा खाना सबको खिला दें और उसके अलावा जो बाकी पैसे आपने बिला वजह की चीजों पे खर्च करने हैं वो अपने घर का कोई प्लॉट या कोई इस तरह की सेंसिबल चीज कर दे तो क्या ही बात है। सादगी से करेंगे, आप खुश होंगी देख के। और सादगी। ये अब- बहन इनवाइटेड होगी, हाँ, वो भी 100%। सोच रहे हैं कि पता नहीं जुगन को बुलाना है कि नहीं। मेरा यूट्यूब चैनल पे एक साबिर भाई हैं न्यूयॉर्क से, उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा, वो खुद भी ऊबर कैप्टन है उधर के। अच्छा, तो उन्होंने जब मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा ये ऊबर पे ड्राइव कर रही है, 7 कस्टमर भी हैं और पसीने से बुरा हाल है, फिर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, मुझे कहते कि अपना इंस्टा पे मैं आपके साथ ना बात करनी है। फिर मैंने इंस्टा पे उनके साथ बात की, तो वो कहते अपना चेंजिंग लाएँ अपने ना चैनल में। तो मैंने कहा भाई क्या होना चाहिए, कहते मैं कुछ मनी आपको सेंड कर रहा हूँ, तो 14 अगस्त आ रही है, तो आपने गिफ्ट लेके वो किसी भी पार्क में कहीं भी जाके आपने वो किसी से क्वेश्चन पूछना है, पाकिस्तान के हवाले से ही क्वेश्चन पूछेंगे, जो सही आंसर देगा, गेम्स भी आपने करवानी है। हाँ, उन्होंने अप्रिशिएट किया, यानी कि वो खुद वहाँ पे उबर ड्राइवर है, जी कैप्टन है, उबर कैप्टन है, और वो इनको वहाँ से अप्रिशिएट कर रहे हैं, भेज रहे हैं चीज़ें। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, इससे पहले कि मेरे जो प्रोड्यूसर है वो मेरा सर फाड़ दें। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं आज की मेरी वार्डरोब इज स्पॉन्सर्ड बाय सरान, तो सोचा कि हमारे जो गेस्ट हैं प्रोग्राम में कुछ उनको भी तोहफे दें सरान बाय डायनेस्टी की तरफ से। तो ये आपके लिए थैंक यू। एक सूट और ये आपके लिए, और ये टीवी वाला नहीं हम दे रहे, जेन्युइन दे रहे हैं, आप रख सकते हैं इनको। इसके और अंदर ये सूट है। स्पेशली आपने वैसे ब्रेक से पहले शादी की बात की करो, बट ये अम्मी के लिए है, ठीक है, तो किसी और को ना दे देना। नहीं, आपने इतनी जोर से ऐलान किया ना कि शादी का, मैंने कहा शायद कोई खुशखबरी हमें अनकरीब मिले। फातिमा को बड़ी हंसी आ रही है। फातिमा अपनी कहानी बता दो दोस्त। जी अभी आपकी कहानी क्या है बेटा, या आप बताएंगे? थोड़ा सा बता पहले भाई देता हूँ। फातिमा को देख के जब ये अपना वो ड्राइव कर रही होती हैं, वो चिंची रिक्शा, और फुल पीछे सवारियाँ बैठी होती हैं, आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि ये मर्दों से भी ज़्यादा बाहिम्मत। अच्छा, कैन आई से समथिंग जो मुझे आज भी बहुत ज़्यादा चुभती है बात, कि हमारी जब यंग लेडीज़ को लड़के की तरह ड्रेसअप करना पड़ जाता है, एक तो होता है ना कि अपनी खुशी से करें। अमीन, अगर मेरा दिल चाहता है कि मैं जीन्स और बटन डाउन शर्ट पहनूं तो वो मेरी चॉइस है, लेकिन अगर मुझे मजबूरी के तहत पहनना पड़ता है ना, वो मुझे चुभती इसलिए बात, क्योंकि व्यूअर्स क्यों किसी भी लड़की को प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि वो लड़की नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी और हमारा माशरा जो है वो इतना बुरा है, आई एम सॉरी, इस मामले में बहुत बुरा है कि लड़की जहाँ नजर आती है उसको हरास करना शुरू कर देते हैं, तंग करना शुरू कर देते हैं। और ये देखें कि इनके लिए ख़ास तौर पे जिस इलाके में मैं लाहौर से ज़रा दूर है इलाका, जहाँ पे ये इन्होंने सारी डिटेल्स ना दे देना, नहीं, लोग नहीं, ढूंढते फिरेंगे लाहौर फातिमा को। से- लाहौर से दूर है, लोगों को पता नहीं इतना चलना। वो ये जब मैं इनके पास पहुंचा, पता चला ये 5 साल से तकरीबन चला रही थी वो, और वो भी रेंट का लेके, वो जो चिंची होता है रिक्शा, आपने शायद देखा है, चांद गाड़ी जिसे कहते हैं, देखा होगा कि नहीं? नहीं, मेरे आंखों में क्या मोतिया उतरा हुआ है जो मुझे नहीं पता। मैं मत करो, क्यों? ये देखे व्यूअर्स, ये देखें, हम दिखा भी रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये वो भी रेंट का लेके, यानी कि जो ये कमाती थी अपने घर भी चलाती थी, प्लस उसका रेंट भी पे करती थी। तो ये अभी भी रेंट पे है फातिमा? नहीं, अभी तो मुझे रिक्शा दिया है, बावलदीन से लोग आए थे, उन्होंने रिक्शा दिया है, वो भी है मेरे पास, और कुछ पैसे वगैरह भी मुझे मिले हैं, सामान भी मिला था छोटी सिस्टर के लिए। इसकी शादी करनी है। इनकी स्टोरी जो है, एक तो ये आपने भेज देख लिया, और फिर ये जब आप इन्हें काम करते देखेंगे आप कुछ जज नहीं कर सकेंगे, आपको लगेगा कि बड़ों को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन जब इनका आप ये भी देखें कि इन्होंने अपने से जो बड़ी बहनें हैं उनका सामान भी तैयार कर रही हैं उनकी शादी के लिए भी। तो मैंने इनसे आप भी बल्कि ये सवाल पूछिएगा कि इनका अपनी शादी के लिए क्या है, इन्होंने बाकियों के लिए तो ज़्यादा राह इकट्ठा कर दी है सामान और मेहनत कर रहे हैं। फरूख ने भी शेयर कर लिया अपनी शादी का प्लान, तो आप भी कर लो। जी अभी मैंने भी करनी है शादी, लेकिन अभी नहीं, छोटी सिस्टर की शादी करके फिर करूँगी। अच्छा, ज़रूर करूँगी, ऐसे तो ज़िंदगी नहीं गुजरती ना।
इंतजार में हूँ। गुजर भी जाती है, लेकिन आपकी चॉइस है अगर करना। मैं अगेन मैं जरा थोड़ी सी फ्लूइड सोच रखने वाली हूँ खातून, कि भाई अगर करनी है करो, नहीं करनी ना करो। मजबूरी के तहत शादी भी नहीं करनी चाहिए, मजबूरी के तहत भेस भी नहीं बदलने की जरूरत होनी चाहिए। अल्लाह करे कि हम ऐसा पाकिस्तान देखे जहाँ पे लड़की अगर मोटर बाइक चला रही है तो लोग घूरे ना, हैरान हो के हाँ है कि कर रही है ना कहें, मतलब लोग दुआएं दे के माशाल्लाह। और लड़कियां और लड़के एक ही लेवल पे हर मैदान में compete कर सके, why not? इनको मैं चाहूंगा कि आप बताएं नहीं इस तरफ आई कैसे? हाँ, क्या हुआ? इस की तरफ थोड़ी सी कहानी पहले मैं फैक्ट्री में जॉब करती थी, लड़कियों वाले कपड़े पहनती थी, लेकिन फैक्ट्री से 1 महीने बाद सैलरी मिलती थी, मेरा गुजारा नहीं होता था। फिर मैंने सोचा कि मैं रक्षा ले लूँ और लड़कों वाले कपड़े फैक्ट्री में भी जॉब क्यों करनी शुरू की? हालात ऐसे क्या? बस हालात ऐसे थे, मम्मा मेरी ठीक नहीं रहती थी और बहनें मेरे सर पे थी, भाई मेरे थे उसकी डेथ हो गई थी, उससे बाद अब्बू भी फोत हो गए थे। फिर मैंने फैक्ट्री में जॉब किया, फैक्ट्री में जॉब करते करते काफ़ी फैक्ट्रियों में किया, एक में नहीं ज़्यादा फैक्ट्री में किया। फिर मैं बाइक चलाने लगी हूँ, फिर बाइक चलाते चलाते मैं रक्षे पे आ गई हूँ। इसलिए रक्षे पे आई थी कि रोज़ के रोज़ घर पैसे ले जाया करूँगी, घर का सर्कल वगैरह चलता रहेगा, इसलिए रक्षा मैंने चलाया। और इसकी वजह से फिर मैंने लड़कों वाले कपड़े भी पहने हैं। लड़कियों वाले पहन के जाती थी, सब लोग मेरे पाँव से लेके सर तक देखते थे। फिर मैंने लड़कों वाले पहनने शुरू किया, अभी भी नहीं छोड़ते, लोग देखते तो हैं, लेकिन वो पहले और बात थी, लेकिन अब मेरा रोब है इन कपड़ों में। इसी यही तो बात है ना व्यूअर्स, हम लोग ये बात भूल जाते हैं। मैंने बड़ी दफ़ा लोगों को देखा है और सुना है कहते हुए, एनू पता नहीं की मौत आई हुई है, मोटर बाइक चलाती पई है, एनू देखो की जरूरत सी गड्डी चलाने। जी ऐसे ही। कौन किन सिचुएशन में होता है, किन हालात में? मैं पिछले दिनों एक बच्ची को यही समझा रही थी कि बेटा लोगों का काम है बातें करना, वो तो करेंगे, या तो आप फिर पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लेना जो बोल रहे होते हैं। ये आज मैं उन सब लोगों को कह रही हूँ जिनको बातें करने का बड़ा शौक है, आप बातें कर रहे होते हैं ना, आप ऐसा करें जिसके बारे में बातें करें उसका खर्चा उठा लें। आप जिन कामों की वजह से, मतलब घर का बिजली का बिल है, मकान का किराया है, माँ बाप की बीमारी के इलाज के पैसे, वो सारी चीजें आप कवर कर दें, घर बैठ जाएंगे। वो नहीं कोई करना चाहता, सिर्फ ताने मारने हैं, तनकीद करनी है, अगले का दिल खराब करना है, अगले को गंदा फील कराना है। कौन किस वजह से काम कर रहा है? और अगर कोई अपनी खुशी से भी कर रहा है तो अनु की व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आती। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम्हारी बड़ी गोरी मेंटालिटी है। मेरी इंसानियत वाली मेंटालिटी है, मेरी गोरी मेंटालिटी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में जिस लेवल पे हम टॉर्चर करते, मैं एक सैलून पे जाया करती थी पहले काफी ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती फारूक, वहां पे इतनी लड़कियों को मैंने आते जाते हुए देखा और मैंने बड़ी दफा पूछा कि भाई क्या मसला क्या है। उनके पार्लर में पिक ड्रॉप का सिस्टम नहीं था, क्योंकि वो पार्लर स्ट्रगलिंग था, वो लोग भी अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, तो वो पिक ड्रॉप नहीं दे सकते थे। 4 दिन कोई बच्ची आती थी, 5वें दिन उसे नौकरी छोड़नी पड़ती थी। इसलिए नहीं क्योंकि उसने रोजी रोटी नहीं कमानी थी, इसलिए क्योंकि उसको कोई छोड़ने के लिए नहीं आ सकता था, घर पे कोई था ही नहीं। लोग घर से किसी वजह से ही निकलते हैं। कोई मजबूरी आपको सड़क पे लेके आती, वरना ये जो बच्ची है या ये है, इनका तो दिल नहीं इस तरह से करता होगा कि ये आके बाहर, वो बड़ा टफ है। अगर आपको कभी मौका मिला हो, ख़ास तौर पे वो जो रिक्शा चलाना, वो बहुत टफ है। मतलब मैं भी कोशिश करूँ, मुश्किल है, मेरी तो भी दौड़ गाड़ी है, एसी गाड़ी है। और वो जो वो कर रही है वो तो बिल्कुल ही ओपन है, आपको धुआं, गर्मी, बारिश सब कुछ आपके साथ है और आपको उसमें से गुजरना है, उस लड़ना है, अपनी जंग लड़नी। तो ये लड़की ये अपनी जंग लड़ रही है। और इस माशरे में भी ये जो आपने जो सारी बताई, ये जो टैबूज़ हैं कि जी इस तरह नहीं निकलना, अब इसको क्यों ये टोपी और ये सब कुछ छोड़ना पड़ा, इसी वजह से, मुश्किलात की वजह से। और इसमें भी ये लड़ रही है और आगे बढ़ रही है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इन दोनों यंग लेडी से जानेंगे कि इनका क्या ख्वाब है, कि कैसे पाकिस्तान में ये रहना चाहती हैं, क्या मतलब ऐसी क्या सिचुएशन हो, रोजी रोटी कमाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ जो प्लस प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो अगर कम हो जाए तो क्या ही बात है। फारूक से भी मैसेज लेना है एंड ऑफ कोर्स किचन में भी नजर डालनी है। ब्रेक के बाद ब्रेक। व्यूअर्स किचन में आ गए हैं, क्या सिचुएशन है? जुगन, हमारी दोनों डिशेस रेडी हो चुकी हैं। चना पुलाव वो भी रेडी है, उसके साथ वेजिटेबल रायता वो भी रेडी है, उसके साथ मैंने अचार भी जो है वो रख दिया है।
वंडरफुल, थैंक यू सो मच। Welcome, बहुत Jugan. बहुत शुक्रिया मजबी। वापस चलते हैं मेन स्ट्रीट की तरफ। व्यूअर्स, एज यू नो, आज की वार्डरोब इज़ बाय सरान बाय डायनेस्टी, और हमने उनके जो गिव अवेज थे आज के अपने गेस्ट को ही प्रेजेंट किए। वैसे तो तहाइफ कंपैरेटिव टू द स्टोरीज एंड द सिचुएशन बहुत छोटे हैं, लेकिन हम अपना थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना एक लाड का हिस्सा ज़रूर डालना पसंद करते हैं। अच्छा, प्रोग्राम की कंक्लूजन की तरफ जाते हुए, और किस किस्म के पाकिस्तान में रहना चाहती हो? ऐसी क्या ख्वाहिश है आपकी कि अगर वो पूरी हो जाए तो आपकी ये सिचुएशन आसान हो जाएगी? मुझे, मेरी ख्वाहिश ये है कि एक एसी वाली गाड़ी हो और घर जो है मेरा रेंट पे है, अल्लाह मुझे अपना घर दे दे, और एक है अल्लाह मुझे बेबी दे दे। अल्लाह मुझे बेबी दे दे, मुझे घर दे दे, और मुझे एसी वाली गाड़ी दे दे। आमीन। देखो, एक वो पॉइंट था जब सोचते थे कि, और उम्रा हज का भी मुझे है कि अल्लाह मुझे अपने घर में बुलाए। आमीन आमीन। क्या ख्वाहिश है, क्या ख्वाब है? ख्वाहिश तो मेरी है, पहले मेरी मामा को मैंने उम्रा करवाना है इंशाल्लाह, उसके बाद मैंने अपना घर लेना है, फिर और कोई काम करूँगी। दुआ मैं यही करती हूँ कि मैं अपनी मामा को संभालूँ, क्योंकि मेरे से अलावा कोई भी नहीं है उसका। अभी भी पिछले दिनों में मामा को अटैक हुआ था, अभी भी हॉस्पिटल ही है, कल हम घर लेके आए थे उसको, माशाल्लाह ठीक है। रेंट पे घर लिया हुआ है, यही कोशिश है घर अपना लूँ, मामा घर में हो, उसके बाद कुछ करूँगी। बिल्कुल सही। पर कैसा पाकिस्तान होना चाहिए जहाँ पे हर इंसान इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इक्वल लेवल पे साथ काम कर सकता है और आगे बढ़ सकता है? मैं सोचता हूँ काश ऐसा हो हमारे सामने ही। अभी तो हम सोच ही सकते हैं कि इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान ऐसा हो जो बातों में बताया जाता है, जो कहानियों में हमने पढ़ा है, खुशहाल पाकिस्तान, जहाँ पे आपने जैसे बात की कि किसी लड़की को अपना भेस ना बदलना पड़े, जहाँ पे शायद हमें भी, अब मुझे लोग पूछते हैं ना कंटेंट, तो मैं कहता हूँ कि यार इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतनी परेशानी है कि हमारे तो इर्द गिर्द चारों तरफ ही कंटेंट है इस तरह का, हम परेशानियाँ ही परेशानी है। पता है, और एक और टर्मिनोलॉजी अगर चेंज हो जाए कि वो मर्दों की तरह या लड़कों की तरह, कोई 10 साल पहले ना फ़र्क, जब मैं हम लोग बैठ के गप लगाते थे तो मैं कहती थी कि मेरा नाम है मिस्टर जुगन। आई डोंट वांट टू बी मिस्टर जुगन, आई वांट टू बी जुगन, ना मेल ना फीमेल, आई वांट टू बी जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। अगर हम बस एक पॉजिटिव इंसान की तरह आगे बढ़ पाए। व्यूअर्स, बहुत से हर्डल्स ख़वातीन के लिए ऐसे पैदा किए जाते हैं। अब जैसे उन्होंने काम पे जाना है, काम पे जाते हुए लोगों की बातें, काम पे लोगों की बातें, लोगों का घूरना, जैसे कि आपने कहा सर से लेके पाँव तक, चलो आप तो गाड़ी में होते हो, आप महफूज होते हो, अंदर बंद होते हो, इतना वो नहीं पता चलता। आप जब मोटर बाइक चला रहे होते हो, उसके ऊपर वैसे भी वो लेडीज जब शलवार कमीज़ पहनती हैं तो वो कभी बाइक के अंदर कमीज़ आ गई, कभी कुछ हो गया, हज़ारों इश्यूज फिजिकल भी होते हैं और नफ्सियाती भी होते हैं। करो पर ऐसा पाकिस्तान जहाँ पे सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों, कोई ये ना सोचे कि कोई किस भी क्लास से बिलोंग करता है, उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हों, वो आगे बढ़े, कोशिश करे, अपनी मेहनत से आगे बढ़ सके, जहाँ तक वो जाना जा सके। अभी हमारी कितनी मेजॉरिटी है जो मेहनत करके भी शायद दूसरा से आगे ना बढ़ सके। शहरों और देहातों में एक फ़र्क है, तालीम का, सहूलियात का फुकदान है। लड़कियों और लड़कों में जिस तरह से आप बता रहे हैं कंपैरेटिवली उनके लिए आसान है, लड़कियों के लिए मुश्किल है। एंड गोइंग टू मखदूम साहब की कहानी जो हमने शुरू में शेयर की, व्यूअर्स, ओल्ड होम मैं सुनती रहती हूँ, बट वो ओल्ड होम्स कहाँ हैं जो जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, और कहते हैं ना कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड से बड़े इंस्पायर हुए हैं। चले जिनके औलाद हैं, भाई बहन हैं, फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जो उनको संभाल सकते हैं, उनको जब ओल्ड होम में डाला जाता है तो बड़ा अफसोस होता है। लेकिन जब मखदूम साहब जैसे लोग जो हैं उनको अगर ओल्ड होम की ज़रूरत है तो वो ओल्ड होम्स कहाँ पे हैं, या क्यों ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे सीनियर्स के लिए नहीं प्रोवाइड की जाती जहाँ पे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए प्रॉपर डिसेंट डिग्निफाइड तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, किसी के मोहताज ना हो। या ऐसा पाकिस्तान जहाँ पे हमें मखदूम साहब का मसला हल करने के लिए उनको कैमरे के सामने ना लाना पड़े, डिपार्टमेंट उन तक पहुँच जाए, डिपार्टमेंट को पता हो कि यार ये किसी का मसला है, किसी का हेल्थ इशू। अब मुझसे लोग मदद पूछते हैं कि हम अपने हालात कैसे बदल सकते हैं,
तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ महकमों में फ़ोन करूँ, और लेकिन एक ऑप्शन है कि ऐसा पाकिस्तान कि जहाँ पे मसला खुद ब खुद हल हो जाए, मसला हो ही ना, ऐसा पाकिस्तान। हमारी ख्वाहिश है एक ऐसे पाकिस्तान की अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता करे, फरमाए आमीन, और हम सबको इस लेवल पे लेके आए कि ना सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी आसान करें लेकिन हम दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। रूज को, फातिमा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, फ़ारूक को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये शहबाज बराइद साहब के बेटे हैं सुहेल बराइद साहब के नहीं हैं बेटे, और ये सोशल मीडिया पे प्लीज़ बात वायरल करनी लोग छोड़ दें। हमने कहा एक और पॉजिटिव काम करते करते आज के प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं। अपना ख्याल कहना चाह रही हूँ। हाँ जी, जल्दी से क्योंकि टाइम। मेरा रूज साबिर के नाम से चैनल है, तो प्लीज़ आपने सिर्फ वीडियो ही देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ हो सकता है अल्लाह मुझे मेरा घर भी दे दे ऊपर इसके यूट्यूब चैनल की कमाई से, और अपना घर और हज उम्रा भी कर सकूं, एसी वाली गाड़ी अपने भी ले चैनल का सकूं। फिर से बताइए। मेरे चैनल का नाम है अरूज साबिर। इन्हीं के नाम से अरूज साबिर मेरे नाम से ही है, के नाम से ही इनका यूट्यूब का चैनल है, ज़रूर तो सब्सक्राइब प्लीज़ आपने मेरी सपोर्ट करनी है, मेरी वीडियो बस देखनी है, आपके कौन सा पैसे लगेंगे। थैंक यू सो मच रूज। वी हैव यूट्यूबर्स एवरीवेयर, और हमें आपस में एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।